चलिए राहुल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज सुबह ही शुगर शेयरों को लेकर एक अच्छी खबर आई, जिसमें सरकार ने गन्ने के जूस और हैवी मोलासेस से रेक्टिफाइड स्पिरिट और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर में सरकार ने इस पर रोक लगाई थी। पिछले साल दिसंबर से इस पर रोक लगी हुई थी और अब वो जाकर लिफ्ट हुआ है। राहुल, हम इम्पैक्ट भी देख रहे हैं। बलरामपुर चीनी देखिए लगभग 2% इस वक्त ऊपर। बजाज हिंदुस्तान शुगर में भी आज 2.25% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। एक्शन वैसे ओवरऑल शुगर शेयरों पर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। बताइए, यहाँ कोई ख़ास मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है इस खबर को, अगर हम इसके साथ जोड़ दें? स्पेसिफिकली इस खबर के कारण आई थिंक जो मूव होना चाहिए था वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया है। और कोई ग्रेट मूव करंट मार्केट प्राइस से स्पेसिफिकली न्यूज की अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है इसका कुछ इफेक्ट आएगा। स्पेसिफिकली शुगर सेक्टर के लिए क्योंकि बात कर रहे हैं, धामपुर शुगर एक इंटरेस्टिंग नेम है जो 228 229 के ऊपर लॉन्ग किया जा सकता है। आज सुबह शायद 225 के आसपास हाई बनाया था। 222 पे चल रहा है करंटली। 228 के ऊपर या 229 अगर थोड़ा सेफली अगर आप बोले तो 229 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा 220 पर। जो लोग पोजिशनल व्यू खेल रहे हैं और एक ज्यादा बड़ा टारगेट के लिए इस ट्रेड को लेना चाहते हैं या इस पोजीशन को लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको स्टॉप लॉस 260 होना चाहिए, 207, जो एक डिमांड जोन के नीचे है। बट इन शॉर्ट 229 के ऊपर। राहुल जी, माफ़ी चाहेंगे। जो हमारे अप्रूव्ड लिस्ट है जिस पे हम चर्चा करते हैं, उसमें जो है वो धामपुर का नाम शुमार नहीं है, तो इस पे हम किसी भी तरह से कोई नज़रिया नहीं देना चाहेंगे। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज इस स्टॉक पर नजर डालते हैं। करीब 5.5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। याद रखें, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA इन्होंने करीब 36 लाख शेयर्स 35 लाख शेयर्स खरीदे शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में, जिसके चलते स्टॉक में अच्छी तेजी दिखी। इंटरडे लेवल्स पर देखें तो थोड़ी सी गिरावट भी दिखी है, बट ऑल इन ऑल 4 से 4.5% की तेजी यहां पर दिखी है। राहुल, टेक्निकल्स पर देखें तो ईडलवाइस फाइनेंशियल्स क्या राय बनेगी? और गुड आफ्टरनून। तो ईडलवाइस का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो फरवरी 2020 से लेके 4 साल एक रेंज में ट्रेड कर रहा था स्टॉक। नाउ ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ है अगस्त 2024 में। 4 साल का जो रेंज है आप मंथली चार्ट पे नोटिस करेंगे, उसका ब्रेकआउट अगस्त 2024 में आया है। हाँ, आप बिल्कुल सही फरमाए कि एक टॉप से थोड़ा सेल ऑफ हुआ है, बट अगर एक फ्रेश एंट्री कोई पार्टिसिपेंट लेना चाहता है तो 120 के आसपास एक एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस 108 पे रख सकते हैं। ये एक मीडियम टर्म का व्यू होगा अपसाइड की तरफ ही। बिल्कुल, तो ये राय है ईडलवाइस फाइनेंशियल्स पर। इस बीच श्रीराम फाइनेंस पर भी नजर डालेंगे। करीब 2% की तेजी यहाँ पर दिखी है। मैनेजमेंट से कुछ कमेंट्री निकल कर आई है। उनका मानना है कि 16 से 17% का AUM ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी अगले कुछ सालों के लिए। पैसेंजर व्हीकल, ऑटो लोन्स, MSME और गोल्ड लोन्स, ये कुछ बड़े सेगमेंट्स होंगे जिसके चलते कंपनी 16 से 17% का AUM ग्रोथ रिपोर्ट कर पाएगी। इसी के साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो 8.75 से 9% के निम्स कंपनी रिपोर्ट करेगी और कॉस्ट टू इनकम रेशियो एलिवेटेड लेवल्स पे रह सकता है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट में कमजोरी दिखाई दे सकती है, जो एक पॉजिटिव होगा। तो कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री जिसके चलते 2% की तेजी श्रीराम फाइनेंस पर दिखी है। अक्षय, टेक्निकल्स पर श्रीराम फाइनेंस 2% की तेजी के बाद क्या राय बनेगी? जी देखिए, श्रीराम फाइनेंस में अगर वीक ऑन वीक प्राइस एक्शन देखे तो मेरे हिसाब से ये 9th वीक है जहां पे वीक ऑन वीक गेन्स देखने को मिले हैं। एक तरफा चला है शेयर, काफी रफ्तार भी है, मोमेंटम स्ट्रांग है, पर अभी जिनको खरीदारी करनी है उनको क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे लेके नहीं। तो मैं कहूंगा आप थोड़ा सा बैकफुट पे या जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बहुत ही ओवरबॉट है स्टॉक। मेरे हिसाब से RSI काफी ओवरबॉट स्तर पे चल रहा है वीकली चार्ट्स पे। तो
प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही मजबूत है, बस वही डर है कि यहाँ पे आपने ले लिया और थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो आप चूक सकते हैं। तो मैं कहूंगा जिनको लेना है आपको डिप के लिए ही इंतजार करना पड़ेगा। वो डिप रहेगा शायद 3260 के आसपास, जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट में देख रहा हूँ स्टॉक में। जिनके पास है ऑलरेडी उनको होल्ड करना है, क्योंकि स्टॉक में और तेजी बाकी है। मेरे हिसाब से पोजिशनल टारगेट का प्रिडिक्शन करीबन 3650 से 3675 तक बनता बनता हुआ दिख रहा है अभी। तो होल्ड करने की सलाह है 3675 के टारगेट के लिए। 300 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, और आपका ओवरऑल ट्रेडिंग के माध्यम से 3200 के नीचे एक स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति श्रीराम फाइनेंस में अहम लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपको रणनीति बनाने में आसानी होगी। जो एफएमसीजी पे इम्पैक्ट आया है, ख़ास तौर पे जिस तरह से सरकार ने क्रूड और रिफाइंड पाम, सोयाबीन, सूरजमुखी तेल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हैं? जो कंज्यूमर शेयर हैं, एफएमसीजी शेयर हैं, उनमें किस तरह से अब रणनीति होनी चाहिए? जी, तो न्यूज के चलते थोड़ी सी जो है आज गैप डाउन हुआ है। बहुत सारा शेयर्स मुनाफा वसूली देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं अगर आप एफएमसीजी स्टॉक्स का दौर देखे गए 2 महीने में काफी लंबी तेजी देख और गेन्स देखने को मिले थे। तो थोड़ा भी ये कुछ सेलिंग का ट्रिगर या न्यूज आता है तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी सी गिरावट या चॉपीनेस दिखेगा। पर मैं इसको पॉजिटिवली अगर मैं देखूं तो जिन जो जो इनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उनको शायद ये दोबारा मौके का अवसर है, क्योंकि बहुत सारे जो टेक्निकल सेटअप्स है एफएमसीजी में बहुत ही स्ट्रांग है। तो न्यूज का इम्पैक्ट तो हो चुका है। मैं अभी इसको बाय ऑन डिप्स या करंट रेट पे भी आप कुछ स्टॉक्स इनमें चुन सकते हैं, जैसे एचयूएल, जिसका टेक्निकली एक बहुत ही बड़ा स्ट्रांग ब्रेकआउट हमने देखा था 2800 के स्तर पे। आज आप देखिए गैप डाउन खुला, करीबन 2800 के आसपास टेस्ट हुआ, वहां से रिकवर हुआ। तो सबसे बढ़िया या बेहतरीन सेटअप मुझे एचयूएल का लग रहा है। दोबारा मौके मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लेते लेते स्टॉक भाग जाएगा। शायद ये 2800 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट बेस बनाएगा। तो मैं कहूंगा बाय कीजिए एचयूएल, पर थोड़ा सा समय दीजिए, कम से कम 8-10 ट्रेडिंग सेशन का। ओवरऑल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एचयूएल में 2800 का एक पॉसिबल बेस बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से वापस आपको रिकवरी मिलेगा। जो रिसेंट स्विंग हाई था 3000 के आसपास, उसको भी ब्रेक करके स्टॉक में आगे आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। तो सबसे बढ़िया और बेहतरीन सेटअप एचयूएल का है। आप इस पे कॉन्सेंट्रेट या अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बिल्कुल, तो एचयूएल जो है इस कह सकते हैं ना कि करेक्शन में एक मौके की गुंजाइश, किन लक्ष्यों के लिए आप इसमें एंट्री कर सकते हैं वो भी अक्षय ने आपको बेहतरीन तरीके से बता दिया। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आईटी इंडेक्स आज तो फ्लैट है, लेकिन कुछ स्टॉक मूवर्स की बात करें तो परसिस्टेंट सिस्टम्स करीब 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इसी के साथ टीसीएस और एलटीटीएस, इन दोनों ही स्टॉक्स में भी थोड़ी सी गिरावट दिखी है। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी निफ्टी आईटी इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी, और इसी के साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स पर भी अपनी राय दीजिए। तो आईटी क्षेत्र आप देखें तो बहुत ही दमदार मूव रहा है अब तक। और अगर थोड़ा सा वीकली चार्ट्स पे भी अगर मैं प्राइस एक्शन देखूं तो काफी ओवरबॉट या ओवरस्ट्रेच्ड पैरामीटर्स है अभी टेक्निकल प्राइस सेटअप पे। तो यहाँ पे खरीदारी करना बहुत ही रिस्की रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। शॉर्ट करने का तो अभी भी मैं कुछ इंडिकेशन नहीं बन पा रहा है, तो शॉर्ट करने की कोई राय नहीं बनेगी। पर बाय ऑन डिप्स है तो स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज को देख रहे हो तो गए 5 दिन से कहीं ना कहीं 5400 एक माइनर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना है। 50-50 एक सपोर्ट जोन है, 5400 एक रेजिस्टेंस जोन है। 54 ब्रेक करेगा तो एक कंडीशनल बाय होगा, पर स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग के लिए 5500 या 5520 के टारगेट्स के लिए बहुत ही छोटे टारगेट से आपको वर्क करना है। मोमेंटम कैच करने वाला ये ट्रेड बनेगा। और अगर आप बाय ऑन डिप्स वाली रणनीति बना रहे हो तो आपको वेट करना है 5100 के लेवल के लिए। तो कुल मिला के बाइंग ही करनी है, बट लेवल्स 5100 या 5400 के ऊपर ये तो कंडीशनल लेवल है। करंट लेवल पे कोई ट्रेड नहीं बन पा रहा है तो वेट एंड वॉच करें, लेवल्स को फॉलो करें। बट ओवरऑल परसिस्टेंट टेक्नोलॉजीज बुलिश है और मोस्ट प्रोबेबली 5500 से 5550 की ओर दौड़ रहा है। ठीक है।